हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज़ पर मैं पूजा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आज बहुत खुशी हो रही है एक बार फिर आपके साथ जुड़ के, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही गौरवशाली शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। हमारे स्टूडियो में हमारी नई वाइस चांसलर मैडम उपस्थित हुई हैं, माननीय प्रोफेसर आशु रानी जी। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू पूजा। मैम, विश्वविद्यालय, आगरा शहर, सभी आपके बारे में जानना चाहते हैं। कोटा नगरी से आगरा नगरी तक का सफ़र कैसा रहा, कैसा लगा और आगे क्या होने वाला है? कुछ अपने बारे में पहले बताइए। पूजा, ये आगरा मेरा अपना शहर है और मैंने आगरा में मेरे ख्याल से प्रतिवर्ष मैं अपने माँ के घर में आती हूँ, तो आगरा से मैं पूर्णतया परिचित हूँ। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अपना ससुराल से अपने पीहर आ गई। अरे वाह। तो जी। बहुत अच्छा लगा मुझे, और उससे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हो रही है कि यहाँ विश्वविद्यालय में मेरा स्वागत वैसे ही किया जैसे कि घर में, माँ के घर में स्वागत होता है। तो विश्वविद्यालय के पूरे परिवार ने मुझे जिस तरीके से स्नेह और स्वागत के साथ स्वीकार किया है, मैं अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ उससे। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कार्य करने में बहुत आंतरिक खुशी मिलेगी और मैं सबको साथ लेकर, अपने पूरे परिवार को साथ लेकर विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए कार्य करना चाहूँगी। जी, माननीय कुलपति जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पहली बार वो आई विश्वविद्यालय, तो इस रेडियो स्टेशन में आई हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात हम सभी के लिए। तो आइए आप सभी के लिए कुछ रोचक जो प्रश्न हैं, आपके सबके मन में जो सवाल होते हैं, अभिभावकों के मन में, छात्र छात्राओं के मन में, आइए कुछ उसके बारे में हमारी कुलपति मैडम से बातचीत करते हैं। मैम, बहुत से सवाल बच्चों के रहते हैं, उनके पेरेंट्स गार्जियंस के रहते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि विश्वविद्यालय में एकेडमिक माहौल को आगे की ओर बढ़ाने के लिए आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? देखो पूजा, ऐसा है कि ये विश्वविद्यालय छात्रों के लिए ही बने होते हैं। बिल्कुल। और छात्रों से ही जीवंत होते हैं। और मेरे ख्याल से जो किसी भी विश्वविद्यालय की धड़कन है वो छात्र होते हैं। बहुत अच्छा। छात्रों को अकादमिक माहौल मिले, ये न केवल एक व्यक्ति का ध्येय होना चाहिए, वरंतु यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं, मेरा मानना है कि उन सभी को इस माहौल को, अकादमिक माहौल को सुधारने में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। जी। और देना होगा, क्योंकि पढ़ना लिखना एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है। यानी कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और शोध कार्य को बढ़ावा देना वो न केवल छात्रों के लिए आवश्यक है, वरन हम शिक्षकों के लिए भी आवश्यक है। मैं स्वयं एक रसायन शास्त्र की शिक्षक हूँ और प्रतिदिन ही पढ़े बिना मैं अपने छात्रों को ठीक तरीके से शिक्षा नहीं दे पाती हूँ। तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि सभी शिक्षक स्वयं के शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाएं, अपने शोध के दायरे को बढ़ाएं और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और शोध वो विश्वविद्यालय में माहौल बने, जिससे हमारे छात्रों को, क्योंकि आजकल गूगल का जमाना है। बिल्कुल। अगर शिक्षक गूगल से अलग कुछ देना चाहेगा, कुछ सोच देना चाहेगा, तभी छात्रों को शिक्षकों की इम्पोर्टेंस रहेगी। तो उस सब को बनाने के लिए मेरा मानना है कि सभी शिक्षकों को अपने दैनिक चर्या में, दैनिक के जो टाइम टेबल है, समय है, विश्वविद्यालय में उपस्थिति है, उन सब के ऊपर ध्यान देना होगा। सब नियमित रूप से कक्षाओं में जाएं, तैयारी से जाएं, पूर्ण तैयारी से जाएं। जो छात्रों के प्रश्न हैं उनको हल करें, उनको एक डायरेक्शंस दें कि कैसे वो गूगल के अथाह भंडार में से भी अपने लायक उचित सामग्री को निकाल सकते हैं। सही और सटीक। सही और सटीक। जी जी, वैसे भी सीखना एक प्रक्रिया है। सीखना बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। मैम, आज आपने एक बात कही कि हम लोग गुरुकुल से गूगल की तरफ आ गए, गूगल विश्वविद्यालय कह लीजिए, और अब वापस जा रहे हैं गूगल से गुरुकुल की ओर। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप
आपने अपने जब आप एक छात्रा रहीं उस दौर में और आज जब आप एक गुरु हैं, तो आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, और अगर वो नेगेटिव है तो आप उसे किस तरह से पॉजिटिवली इस यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, सीखने की जो प्रक्रिया है गुरुकुल के समय में, जब हम देखते हैं हमारे पुरातन समय में, उस समय टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं थी, तो जो शिक्षक के मुंह से निकलता था उसको ग्रहण करना छात्रों की मजबूरी भी थी और छात्र उसको ब्रह्म वाक्य की तरह से लेते भी थे। बिल्कुल। परंतु आज की दुनिया में, यानी गूगल की दुनिया में, जैसे जैसे हम तकनीकी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और तकनीकी का उपयोग लेते जा रहे हैं, तो एक तरफ जहां हम शिक्षा के या शैक्षिक माहौल के, या आप कह सकते हैं कि जो शिक्षण सामग्री है उसके अथाह भंडार को हम एक क्लिक के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु फिर भी एक सही चुनाव, विषय का सही चुनाव या एप्रोप्रिएट जो मटेरियल है उसको सेलेक्ट करना, वो एक गुरु के बिना संभव नहीं है, एक शिक्षक के बिना संभव नहीं है। तो गुरुकुल से जो गूगल की परिकल्पना है, वह परिकल्पना, यह सच है, ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ बनी है, परंतु भारतीय संस्कृति आज भी गुरुकुल की तरफ देखकर ही अपने आप को संतोष महसूस करती है। और जो छात्र और शिक्षक के बीच का जो सम्मान है, अगर वो कम होता है तो वो हमारी जो संस्कृति है उसको हिला देता है, उसकी नींवों को हिलाने का कार्य करने लगता है। इसलिए जब तक दोनों, छात्र और शिक्षक दोनों के बीच में यह अंडरस्टैंडिंग, ये MOU नहीं होगा कि यस वी हैव टू बी टुगेदर, तभी छात्रों का विकास होगा और तभी शिक्षकों को सम्मान मिलेगा और शिक्षकों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी छात्रों के बीच और शिक्षकों के बीच एक म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आप सभी छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों को सम्मान देंगे, और शिक्षकों की ये ड्यूटी है कि वो अपने छात्र छात्राओं को सही सटीक जानकारी समय समय पर देंगे। ठीक कहा मैम? बिल्कुल बिल्कुल। मैम, अगला सवाल आपके लिए। आप एक सशक्त महिला हैं, आप एक माँ भी हैं, और आप सभी बालिकाओं और महिलाओं के लिए, हमारे लिए भी एक प्रेरणा भी है मैम। तो विश्वविद्यालय में छात्राओं के विकास के लिए अब आप क्या नए प्रयास करेंगी? देखिए, महिला होने के नाते ये सच है कि छात्राओं के प्रति, छात्राओं को, क्योंकि आज भी हम देखते हैं, और ये सच है कि अगर हम गौर करते हैं, किसी भी एरिया में गौर करते हैं, तो छात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है जी, परंतु फिर भी एक छात्राओं का एक ऐसा वर्ग भी है जो आज तक उच्च शिक्षा से वंचित है। तो मेरा मानना है कि मेरा प्रयास रहेगा कि जो छात्राएं विश्वविद्यालय स्तर तक या कॉलेज स्तर तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उन सबको जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो भी विश्वविद्यालय की योजनाएं हैं, उन सभी का लाभ देते हुए और उनको वो जागरूकता उनके अंदर लाएं और विश्वविद्यालय के अंदर छात्राओं के लिए स्पेशली एक भयमुक्त वातावरण बने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं हमारे विश्वविद्यालय की तरफ आकर्षित हो और वो उच्च शिक्षा में अपना स्थान पाएं और अपने परिवार को संबल दें, अपने देश को संबल दें और नाम रोशन करें। यानी हम उन्हें सुखी सुरक्षित माहौल हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छा। तो मैम, अगर अब हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हमारी यूनिवर्सिटी में हो चुका है। ऐसे में कुछ शेष पाठ्यक्रम हैं जिन्हें तैयार करना है और उनके अनुसार कार्यशैली को बढ़ावा भी देना है। तो आप सभी शिक्षकों से क्या कहना चाहती हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर? देखिए, नई शिक्षा नीति के लिए मैंने जितना कल से भी देखा है और मैंने अपने पत्रकार भाइयों ने जो भी सारे न्यूज़पेपर्स थे उनका मैंने डिटेल में स्टडी किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जो कि 1927 का बना विश्वविद्यालय है, आप सब जानते हैं, वह एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि जिसके अंदर सभी विषय मौजूद हैं, वहाँ पर समाहित, सभी कुछ समाहित है। और इस विश्वविद्यालय ने बहुत पहले से ही पूरे भारतवर्ष को दिशा दी है। इस विश्वविद्यालय ने कई बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को जन्म दिया है।
पहले बहुत सारे कॉलेजेस सब यहीं से जुड़े हुए होते थे। तो नई शिक्षा नीति की जो मूल भावना है, जिसके अंदर चाहे स्किल से रिलेटेड हो, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हो, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो, एक विज्ञान का छात्र म्यूजिक भी सीखना चाहे तो वो सीख सके, कोई सोशल साइंस का, एक मैथमेटिक्स या कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई सेक्टर चुनना चाहे तो वो चुन सके, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स को लिया जाता है, तो सभी विषयों को मिला हुआ जो NEP का जो मेन ध्येय है और अंतिम स्तर तक शिक्षा पहुँचे, उस सब के लिए BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मेरा मानना है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर अगर हम सब NEP के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी पाठ्यक्रमों में NEP लागू हो चुका है, और यहाँ पर लागू करने का, क्योंकि राजस्थान में जो लागू करने का तरीका अलग होता है, परंतु यहाँ मुझे जैसा बताया कि इसके निर्देश शासन से प्राप्त होते हैं, राज्य शासन से प्राप्त होते हैं। तो जैसे जैसे राज्य शासन का निर्देश प्राप्त होता रहेगा, उसको तुरंत प्रभाव से विश्वविद्यालय में लागू होगा। और सभी शिक्षकों से मेरा मानना है कि इसको स्वीकार करें। NEP को जब तक आप मन से स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे, तब तक आपको वो समझ नहीं आएगी। बहुत सिंपल है। बेसिकली NEP वो गूगल से गुरुकुल की परिकल्पना ही है। बिल्कुल। तो उसमें अगर हम सभी शिक्षकों को उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर शब्दों में, और मैं आपसे कहूँगी भी कि आप एक NEP पे परिचर्चा भी कराइए सभी शिक्षकों के लिए। बिल्कुल। तो पाठ्यक्रम को बहुत आसानी से लागू किया जा सकता है और छात्रों को डेफिनेटली इसका लाभ मिलेगा। और वो ग्लोबल लेवल के जो प्लेसमेंट्स हैं या नेशनल लेवल के जो भी कोर्सेज हैं, प्लेसमेंट्स हैं, उन प्लेसमेंट्स के लिए वो तैयार हो सकेंगे अगर वो NEP को ध्यान से और तरीके से उसके हिसाब से स्टडी करते हैं। बहुत डिफरेंट और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जी 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 बिल्कुल। तो मैम, अगला सवाल आपके लिए। मैम, आप एक बहुत अच्छी वक्ता हैं और साथ ही एक अच्छी श्रोता भी हैं। ऐसे में शिक्षक, अधिकारियों और छात्र छात्राओं के बीच जो बेस्ट कम्युनिकेशन है, उसे क्रिएट करने के लिए आपकी क्या पहल रहेगी? देखिए, मेरा कोशिश तो ये रहेगा सही कम्युनिकेशन हो और कम्युनिकेशन गैप ना हो। बिल्कुल। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। बिल्कुल। अगर हम मिसकम्युनिकेशन में जाते हैं तो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बहुत कम्युनिकेशन हो रहा है बट इट इज़ अ मिसकम्युनिकेशन, देन ऑल्सो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। और अगर हमारा कम्युनिकेशन गैप रहता है तो भी एक तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो मेरा मानना है कि एक शिक्षक होने के नाते कि मैं ये कोशिश करूँगी कि एक सही कम्युनिकेशन रहे और कम्युनिकेशन गैप ना हो। सभी छात्रों को कहूँगी कि आप शिक्षकों से ज़्यादा संपर्क में रहें और एक सभी के साथ अच्छा संवाद बना रहें, तभी हम एक पॉजिटिव माहौल पैदा कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे बीच में एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती रहेगी एक दूसरे के लिए, विच शुड बी अवॉइडेड। समय समय पर आपस में बैठकर संवाद कर सकते हैं शिक्षक और छात्र छात्राएं। बहुत अच्छा। बिल्कुल। मैम, वन विंडो सॉल्यूशन के बारे में आपसे ज़रूर बात करनी है, क्योंकि वन विंडो सॉल्यूशन पर आप कोटा यूनिवर्सिटी में लगातार बेहतरीन काम करती रही हैं। तो क्या अब आप अपनी इस यूनिवर्सिटी में भी इसे इम्प्लीमेंट करेंगी? हाँ, देखिए, मेरा पूरा प्रयास है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, दो तरीके से है। एक तो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट कर देना, लेकिन मैंने देखा है, हम खुद भी देखते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसको जो यंगर जनरेशन है वो फास्ट उसको अडॉप्ट कर लेती है। बड़े लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमने देखा है, घर में भी देखा है कि छोटे बच्चे बहुत जल्दी मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, हमें सिखा देते हैं और बड़े लोग कहते हैं कि भाई हमको तो वो पुराना वाला मोबाइल चाहिए। तो किसी भी परिवार में, चाहे विश्वविद्यालय परिवार की भी बात मैं कहूँ, इसी तरीके की थोड़ी समस्याएं हैं। जो यंगर जनरेशन है वो फास्ट टेक्नोलॉजी में जाना चाहती है। बिल्कुल। और जो सीनियर लोग हैं उनको वो पुरानी वाली व्यवस्था ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पुरानी व्यवस्था को हमको पुरानी व्यवस्था के तहत उनको ट्रेन करना, नई व्यवस्था में ट्रेन करना, ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। और छात्रों को जो हमारे जितने भी नवाचार टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं
उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी नॉलेज वो मेरा रहेगा। सिंगल विंडो सोल्यूशन जो सोल्यूशन है उसके अंदर एक छात्र जैसे ही विश्वविद्यालय में एंटर होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एडमिशन होता है। एडमिशन के बाद उसके कंटिन्यूस कोर्सेज होते हैं, इंटरनल असेसमेंट होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं। ये सारा सिस्टम केवल बच्चा अपनी लॉगिन आईडी के थ्रू देख सकता है, उसके मार्क्स देख सकता है, उसके मार्कशीट देख सकता है। और ये सिस्टम कोई नया नहीं है, ये कोई नवाचार भी मेरा नवाचार नहीं है। मैं कोटा में हूँ और कोटा में आप जानते हैं कि कोचिंग सिटी है और पूरे मेरा कहना चाहिए भारत ही क्या कई विश्व के भी डिफरेंट पार्ट जो हमारे इंडियंस बाहर हैं वहाँ से लोग आते हैं। और कोचिंग सेंटर्स सिंगल विंडो सिस्टम पे काम करता है। मैंने खुद जाके यहाँ आने से पहले उनके सिस्टम को देखा था एंड आई वाज हाईली दिस थिंग कि हमारे यहाँ भी उस चीज़ को हमने अपने यहाँ लागू करने के लिए शुरू कर दिया था। सिमिलरली अपने विश्वविद्यालय में मैंने यहाँ आकर भी देखा है कि यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है, बट उसको आगे अंजाम तक ले जाना इसमें थोड़ा समय भले ही लगेगा, बट वी विल डू दैट। और ये सबके लिए बहुत आसान भी बहुत आसान होगा। बच्चे अपने मोबाइल पे भी देक सकते हैं अपनी चीज़ों को। डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो सब बहुत इजी हो जाएगा। बहुत अच्छा मैम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक प्रेजेंटेशन। जी हाँ, है ना, नेक प्रेजेंटेशन अब इस बार बेस्ट रहे और अब हमारी यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेडिंग मिले, हम तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचकर चल रहे हैं मैम। इसके लिए आप अपने विश्वविद्यालय परिवार के साथ मिलकर क्या नए नए कदम उठाना चाहती हैं? मुझे बहुत गर्व के साथ मैं पूजा कहना चाहती हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में मैं जितने भी शिक्षकों से मिली हूँ, आज तक मैं जितने भी विभागों में गई हूँ, मैंने देखा है वहाँ अपार संभावनाएं हैं और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सभी के जो क्वालिटी है, सबके पब्लिकेशंस की क्वालिटी है, रिसर्च की क्वालिटी है, एंड आई एम हैप्पी टू सी दिस प्लेस जहाँ मैं सिटी हूँ, सिटिंग हियर। तो जितनी भी संभावना है, मुझे ऐसा लगता है जो भी चीज़ें हैं वो अभी थोड़ी बिखरी हुई हैं और लोग अपनी अच्छाई को बताने में भी, उसको प्रेजेंट करने में भी थोड़ा हिचके हुए हैं। तो मेरा सभी से ये कहना है कि अगर हमारे प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक शिक्षक का, प्रत्येक छात्र का, प्रत्येक पूर्व छात्र का, एलुमनाइज का, सबका पोटेंशियल हम लोग चैनलाइज करके और एक जगह इकट्ठा कर लें तो हमको नेक में A+ और A++ ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक सकता। वाह, बहुत अच्छा। हमारी संभावनाएं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब एकजुट होकर के केवल एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और प्रयास करेंगे और जिसके अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को सामने पटल पर रखेगा, मुझे बताएगा, हम सब लोग मिलके चैनलाइज करेंगे। एवरीथिंग शुड बी इन दी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जो हमारी जाएगी, दैट शुड बी द परफेक्ट रिपोर्ट। ये मेरा मानना है और मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट भी है। तो क्या मैम यही आपका विजन और मिशन भी रहेगा? हाँ, वैसे तो विश्वविद्यालय का मिशन और विजन हर बार नहीं बदलता है, ये भी सच है। क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय का विजन मिशन की नींव उसी दिन पड़ जाती है जिस दिन वो विश्वविद्यालय की नींव पड़ती है। अच्छा। मुझे विश्वविद्यालय B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय जिसके एलुमनाइज का नाम लेने में हम लोग, मेरा तो ये सौभाग्य है कि मैं इस विश्वविद्यालय में मेरा यहाँ कुलपति के रूप में चयनित हुई हूँ, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे बड़े छात्र रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी जैसे, माननीय अजीत डोभाल जी जैसे, इतने बड़े बड़े लोग जहाँ पर पढ़े हैं। और भी बहुत से नाम जो मैं नहीं ले पा, बहुत गौरव इतिहास है। इतने बड़े विश्वविद्यालय के अंदर, इतनी बड़ी विश्वविद्यालय की जो चीज़ें हैं, उनका विजन कितना बड़ा होगा आप ये मान सकते हैं। मुझे तो उनके विजन को पूरा करने के लिए अपना समर्पण देना है, मुझे लगता है। और मेरा विजन मिशन वही है जो इसकी नींव में है, जो इसका ध्येय है। तो यही मेरा मानना है कि सब लोग मिलके उस मिशन के लिए काम करें, उस परिवार के साथ जुड़ के साथ आगे काम करें। मैम, अब कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रेडियो के YouTube पेज और हमारे रेडियो के माध्यम से आप सभी अभिभावकों को, सभी छात्र छात्राओं को कोई संदेश देना चाहें तो प्लीज़। मैं अपनी तरफ से मैं कहना चाहूँगी कि ये सच है कि कई बार हम लोग पत्रिकाओं के माध्यम से या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हम B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो भी चीज़ें सुनते हैं,
मैं एक बात कहना चाहूँगी कि विश्वविद्यालय का जो सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, उसके साथ जितने भी जुड़े हुए कॉलेजेस हैं, जो यहाँ का समाज है, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी अभिभावक हैं, उन सब का कहीं ना कहीं रोल है। बिल्कुल, उन सब का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई एक व्यक्ति को दोष देकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के ऊपर हम कोई चींटा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। आप सब इस चीज़ को समझते हुए इस विश्वविद्यालय की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए अपने अपने ओर से जो भी श्रम कर सकते हैं, जो भी प्रयास कर सकते हैं, सच्चे दिल से अगर आप करेंगे तो ये इस विश्वविद्यालय को हम सब एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए हमेशा, छात्रों को अधिक से अधिक छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, यह सब प्रयास किया जाएगा। और आप बिना भय के अपने बच्चों को, अपने आपके जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनको विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन के लिए भेजिए। थैंक यू मैम। आज इतना हमारे लिए खुशी का दिन है कि आज आप हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में आप हमारे साथ हैं। इतने कीमती समय आपने हमें दिया। अगर आपके आशीष वचन हमारे रेडियो स्टेशन को मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। आप कैसा महसूस किया मैम आपने आज हमारे रेडियो? आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड टू सी दैट दिस रेडियो स्टेशन इज डूइंग एक्सीलेंटली, and I think you are doing outreach programs also, which is of great interest to me. तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएं जी, और बहुत जो भी जितने भी आपके कार्यक्रम हैं, मैंने सभी कार्यक्रमों को देखा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि महिला स्वास्थ्य के ऊपर आप लोग अधिक से अधिक कार्यक्रम कराएं, क्योंकि आज भी मैं जानती हूँ बहुत सी बहनें, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुलकर अपने स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करती हैं और उनको कई बीमारियां घेरे रहती हैं, फिर भी वो अपने परिवार को भी नहीं बताती हैं। तो शायद आपकी आवाज़ सुनकर वो जागरूक हो पाएँ और उनके जीवन में एक अच्छा आए। तो आप कीजिए कि कितना आप डॉक्टर्स के साथ में स्वास्थ्य के ऊपर विशेष कार्य करें, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन और है। हमारी आवाज़ बने आगरा की आवाज़, हमारी आवाज़ बने आगरा की आवाज़ बने। जी जी मैम, आज आपने अपना इतना कीमती समय अपने आशीष वचन रेडियो के माध्यम से सभी को दिए। मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी आपने सुना माननीय कुलपति जी को। जी हाँ, हमारी नई वाइस चांसलर हमारी यूनिवर्सिटी में आ चुकी हैं प्रोफेसर आशु रानी जी, जिनके आशीष वचन भी आप तक पहुँच गए हैं, जिनकी सोच, जिनके विजन और मिशन भी आप तक पहुँच गए हैं। तो इसी कार्यक्रम के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। होगी आपसे फिर से मुलाकात अच्छी अच्छी बातों के लिए। सुनते रहिए फ्रीक्वेंसी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ आगरा की आवाज़, और हमारे इस YouTube पेज को भी देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपनी फीडबैक्स को भी शेयर करते रहिए। पूजा आपके साथ फिर से जुड़ेगी। तब तक के लिए नमस्कार।